आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो साइटोमेट्री के बारे में। फ्लो साइटोमेट्री जो एक टेस्ट होता है, वो बेस्ड होता है फॉरवर्ड स्कैटरिंग और साइड स्कैटरिंग के बेसिस पे। अगर हम बात करें फॉरवर्ड स्कैटरिंग का, तो जो फ्लो साइटोमेट्री में जो डिटेक्टर लगे रहते हैं, वो अगर सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट साइज के हिसाब से वो फॉरवर्ड स्कैटरिंग मेजर करते हैं या साइड स्कैटरिंग मेजर करते हैं। जो साइड स्कैटरिंग रहता है वो सेल की ग्रैनुलैरिटी या कॉम्प्लेक्सिटी पे होता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, जिसका एंड्रोलॉजी में काफी यूज होता है, वो होता है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, कि कितना चमक रहा है। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी जो रहता है वो बेस्ड होता है सरफेस प्रोटीन पे या डीएनए के कंटेंट पे। तो अब हम बात करें आ, जो फ्लो साइटोमीटर होता है, तो सबसे पहले हम जो स्पेसिमेन रहता है जिस पे हमें फ्लो साइटोमीटर करना है, उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद फिर हम उसको शीट में डालते हैं। शीट में डालते हैं जो फ्लूट करता है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं मशीन के अंदर होती हैं, फ्लो साइटोमीटर मशीन। ये फ्लो साइटोमीटर मशीन है। अब इस शीट फ्लूइड में इसके साथ बगल में सेल्स जो है एक-एक करके जाती हैं। अब एक-एक करके जब सेल्स जाती हैं तो उसपे लेज़र लाइट पड़ती है, और जो लेज़र लाइट होता है, अब इससे पीछे डिटेक्टर लगा रहता है। तो ये जो जैसे शैडो बनाते हैं वैसे ही अगर लाइट यहाँ से सीधा यहाँ तक जा रही है और पहुँच जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो पीछे जो है इस एक स्कैटरिंग करती है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्कैटरिंग। और तो ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेल छोटा है, यहाँ से हमने लेज़र डाला, तो ये जो है बड़ा-सा ऐसे स्कैटरिंग कर रही है। फिर दूसरा डाला, इतना बड़ा है, तो ये और बड़ा करेगा। तो इसमें फॉरवर्ड स्कैटरिंग ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ज़्यादा होगा तो मतलब बड़ा साइज़ है सेल का, और कम होगा तो छोटा साइज़ है। इसी तरीके से अगर इसमें ग्रैनुलैरिटी होगी, बहुत ज़्यादा ग्रैन्यूल्स होंगे, जैसे ये मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, तो इसमें क्या होगा, साइड में स्कैटरिंग होगी और यहाँ पे डिटेक्टर लगे रहेंगे। फिर जो ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी, इस फॉरवर्ड स्कैटरिंग और सेल काउंट का मशीन एक ग्राफ बनाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितनी सेल्स ने फॉरवर्ड स्कैटरिंग किया और कितनी सेल्स ने जो था नहीं किया। उससे पहले जो मशीन रहती है, कोई भी जो रिस्पॉन्स रहता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, वोल्टेज और टाइम के फॉर्म में करती है। जो सेल्स ज़्यादा फॉरवर्ड स्कैटरिंग करेंगी, वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाती हैं, जबकि जो सेल्स कम फॉरवर्ड करती हैं, वो छोटा ग्राफ बनाती हैं। अब इसी को ये कंप्यूटर जो है सेल काउंट और फॉरवर्ड स्कैटरिंग का ग्राफ में चेंज करता है, और ऐसा ही सेम ग्राफ साइड स्कैटरिंग और सेल काउंट के बीच में बनता है। फिर फाइनल एक ग्राफ बनता है जो हमें याद रखना है साइड स्कैटरिंग और फॉरवर्ड स्कैटरिंग के बीच में। उसे हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के सेल्स हैं बेस्ड ऑन द क्या-क्या है। तो इसके हम अगर कंपोनेंट की बात करें, तो कंपोनेंट में क्या होगा, एक तो ऑप्टिकल सिस्टम जिसमें हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं, दूसरा ये शीट में फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, ये फ्लूइडिक सिस्टम का पार्ट होता है, तीसरा डिटेक्टर सिस्टम जो कि डाटा एनालिसिस कर रहा है पूरा कंप्यूटर के थ्रू। तो अगर हम बात करें कि जो सेल्स होती हैं, वो एक सिंगल स्ट्रीम में फोकस होती हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सिंगल स्ट्रीम में सेल्स जा रही हैं। तो दे आर हाइड्रोडायनेमिकली, जो शीट फ्लूइड है, ये शीट फ्लूइड है, इसकी हेल्प से वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में फोकस होती हैं। फिर उसके ऊपर लेजर बीम डालते हैं एंड स्ट्राइक द सेल्स इंडिविजुअली, और लाइट जो रहता है स्कैटर्ड होता है, और जो फ्लोरेसेंट मार्कर्स होता है वो सिग्नल्स एमिट करते हैं, जो कि कंप्यूटर द्वारा एनालाइज़ होता है। आफ्टर द डिटेक्टर्स जो रहते हैं उसको मेज़र करते हैं। तो क्या-क्या डिटेक्टर मेज़र करते हैं? एक फॉरवर्ड स्कैटरिंग मेज़र करेगा डिटेक्टर। फॉरवर्ड स्कैटरिंग बेस्ड होता है सेल साइज़ पे। फिर साइड स्कैटरिंग जो रहता है वो ग्रैनुलैरिटी पे बेस्ड होता है, और तीसरा होता है फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी बेस्ड होता है सरफेस प्रोटीन या डीएनए कंटेंट। ये मार्कर का एक्सप्रेशन होता है। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें, तो कंपोनेंट क्या-क्या था? एक तो फ्लूइड सिस्टम, जो जिसकी मदद से एक सिंगल स्ट्रीम्स में सारी सेल्स चल रही हैं। फिर उसके बाद दूसरा है लेज़र सिस्टम या ऑप्टिक सिस्टम, जो कि सेल्स को इल्यूमिनेट करती है और फ्लोरेसेंस को कैप्चर करती है और स्कैटर करती है। तीसरा डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर्स जो रहते हैं, जो स्कैटर्ड लाइट होती है या जो एमिटेड फ्लोरेसेंस होता है, उसको मेज़र करती है। और फिर फाइनली जो चौथा होता है सिस्टम, होता है इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, जो ऑप्टिकल सिग्नल को डिजिटल डेटा में चेंज करता है। और जो ऑप्टिकल सिग्नल यूजुअली बनता है, वो कैसे बनता है? तो वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है। ऑप्टिकल सिग्नल में यूजुअली जो ग्राफ बनता है वोल्टेज टाइम, और इसमें अगर सेल्स बड़ी होंगी या ज़्यादा स्कैटर करेंगी तो बड़ा ग्राफ बनाती हैं, अगर छोटी होंगी या छोटा स्केल तो छोटा ग्राफ बनाती हैं। फिर इसको डिजिटल डाटा में कैसे होगा? 2 ग्राफ बनती हैं। पहला जो ग्राफ बनता है वो सेल काउंट
और स बनता है 2 चीज़ का स्कैटरिंग हो रहा है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग। तो पहला बनेगा सेल काउंट और फॉरवर्ड स्कैटरिंग के बीच में, दूसरा बनेगा सेल काउंट और साइड स्कैटरिंग के बीच में। फिर जो फाइनल ग्राफ होगा, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को मिला के बनाएँगे साइड स्कैटरिंग और फॉरवर्ड स्कैटरिंग के बीच में। तो इससे होगा क्या? इससे ये होता है कि हम डीएनए की प्लॉइडी जान सकते हैं। डीएनए की प्लॉइडी जानने से क्या होगा कि अगर एनीप्लॉइडी होता है तो डीएनए जो रहता है डेंजरस रहता है। तो हम वेरियस ऑन्कोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैडर कैंसर में। ब्लैडर कैंसर में अगर हम डीएनए प्लॉइडी जान सकते हैं और एस फेज़ जो रहता है वो जान सकते हैं। तो इससे क्या करेंगे, जो यूरोथेलियल सेल्स हैं एक्सफोलिएटेड उनको लेंगे और फ्लो साइटोमीटर में डालेंगे। अब फिर देखेंगे कि एनोप्लॉइडी है कि नहीं। अगर एनोप्लॉइडी और हाई एस फेज़ है तो इसका मतलब क्या है, हाई ग्रेड ट्यूमर है। और हाई ग्रेड ट्यूमर रहता है तो क्या होता है, देयर इज हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर एंड देयर इज हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्लो साइटोमीटर के बेसिस पे हम रिकरेंस भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग साइटोलॉजी या सिस्टोस्कोपी करते हैं तो उसके साथ ये एक हेल्पफुल एडजंक्ट होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर ग्रेडिंग अगर सुपरफिशियल ब्लैडर ट्यूमर का करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रहता है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, ये फ्लोरेसेंस जो सरफेस मार्कर होता है उनको फ्लोरेसेंस की मदद से डिटेक्ट कर लेता है। फिर अगला हम बात करें प्रोस्टेट कैंसर का, तो प्रोस्टेट कैंसर का क्या होगा, हम डीएनए का कंटेंट जान सकते हैं बायोप्सी के बाद। अगर हमने रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कर दिया है और उसके बाद हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे तो उसके सेल्स का कंटेंट जान सकते हैं डीएनए। अगर वो ट्यूमर एन्यूप्लॉइड ट्यूमर होगा, एन्यूप्लॉइड ट्यूमर होगा तो उसकी प्रोग्नोसिस वर्स होगी। अगर डिप्लॉइड होगा तो इंडोलेंट होगा। ये बेसिकली जो टेक्निक है यूजुअली रिसर्च में यूज़ होती है इन केस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, रूटीन क्लिनिकल सेटिंग में नहीं यूज़ होती है। अब बात करें रीनल सेल कैंसर में, इसमें भी हम लोग प्लॉइडी एनालिसिस करेंगे। अगर अगर एन्यूप्लॉइडी होगा तो सेम हाई रिकरेंस ज़्यादा होगा और हाई ग्रेड डिजीज़ होगा। तो ये एक तरीके से प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर होता है इन केस ऑफ नेफ्रेक्टोमी स्पेसिमेन। टेस्टिकुलर ट्यूमर की बात करें तो हमने पढ़ा था इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस बेस्ड मार्कर असेसमेंट होता है, तो मार्कर बेस्ड क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। जो टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है CD20 CD3 लेकर के, इससे हम लोग डायग्नोसिस और थेरेपी प्लानिंग कर सकते हैं। फिर इसका दूसरा जो यूज़ होता है टेस्टिकुलर ट्यूमर में वो होता है लिम्फोमास के केस में, टेस्टिकुलर लिम्फोमास। उसमें क्या होता है, एक हम टेस्टिकुलर ट्यूमर को इम्यूनोफिनोटाइपिंग हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो किस टाइप का लिम्फोसाइट है, तो वो उसके लिए हम लोग फ्लो साइटोमीटर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें स्पर्म डीएनए का, तो अगर कोई पेशेंट इनफर्टाइल है तो हम उसके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं उसके डीएनए में, उसके फ्रैगमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंट एनालिसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन का, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं स्पर्म क्रोमेटिन स्ट्रक्चर इससे। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो रहता है हम उसको देख सकते हैं। और दूसरा डीएनए की इंटीग्रिटी पता चल सकती है और उसके लिए एक इंडेक्स होता है डीएनए इंटीग्रिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन फ्लो साइटोमीटर। तो 2 टेस्ट कौन-कौन से हो गए? पहला हो गया डीएनए इंटीग्रिटी इंडेक्स और दूसरा हो गया सेक्सा टेस्ट। सेक्सा टेस्ट क्या है? स्पर्म क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एस्से। इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं? स्पर्म के डीएनए का फ्रेगमेंटेशन। तो इसलिए मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर अब अगला जो है फ्लोरेसेंट मार्कर जो हमने पढ़ा, फ्लोरेसेंट मार्कर का सबसे ज़्यादा किस टाइप के यूज़ होते हैं? तो पहला अगर हम बात करें डीएनए को देखने के लिए, तो डीएनए को अगर हमें देखना है, तो जो हम यूज़ करते हैं वो होता है प्रोपीडियम आयोडाइड। प्रोपीडियम आयोडाइड जो रहता है, इसे याद रखना है, पी फॉर प्रोपीडियम, पी फॉर प्लॉइडी। तो हमें सेल्स का जो प्लॉइडी जानना होता है या किस सेल साइकिल में फँसे हुए हैं, जैसे हम ब्लैडर कैंसर में पढ़ रहे थे कि अगर हाई एस फेज़ होगा या एनिप्लॉइडी होगा, तो ऐसे केस में प्रोग्नोसिस पुअर होगा। तो वो चीज़ हमें पता लगाने के लिए जो फ्लोरेसेंट मार्कर यूज़ करते हैं वो होता है प्रोपीडियम आयोडाइड। तो प्रोपीडियम आयोडाइड के बाद अब दूसरा जो मार्कर होता है, एक होगा बी सेल मार्कर, एक होगा टी सेल मार्कर। तो बी सेल मार्कर में क्या होता है, बी से 20 तो सीडी 20, इससे क्या होगा, लिम्फोमा डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर टी सेल पे क्या होता है, CD4 और CD8 होता है, तो वो क्या होते हैं, टी सेल मार्कर होते हैं। तो ये इसका मदद से हम लोग टेस्टिकुलर लिम्फोमा जो होता है उसमें इम्यूनोफिनोटाइपिंग कर सकते हैं। फिर एक होता है पॉलीफरेशन मार्कर। पॉलीफरेशन मार्कर क्या होता है कि जो सेल्स हैं कितना पॉलीफरेट करती हैं, और उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या होता है Ki-67, ये ट्यूमर एग्रेसिवनेस बताता है। फिर सेल्स जो है, एपोप्टोटिक सेल्स को अगर हमें टारगेट करना है
ये बेसिकली यूज़ होता है रिसर्च में इन केस ऑफ आरसीसी या प्रोस्टेट कैंसर। तो मार्कर यूज़ करते हैं वी एनेक्सिन वी यूज़ करते हैं। और फिर बचे 2 और मार्कर जो होते हैं सीडी19। सीडी19 भी बी सेल मार्कर है सीडी20 की तरह, और सीडी3 भी टी सेल मार्कर है। तो टी जो होता है टी सेल जो रहता है सीडी4 पॉजिटिव होता है तो 4 हो गया, और सीडी8 होता है तो 8 हो गया, और 3 फॉर 3, 3 फॉर टी। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं फ्लोरेसेंट मार्कर। फिर अब बात करें एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि जो फ्लो साइटोमेट्री होता है काफ़ी रैपिड टेस्ट होता है, और इसमें काफ़ी सारे सेल्स एक साथ एनालाइज़ किए जा सकते हैं। क्वांटिटेटिवली बात करें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। फिर इसमें एक साथ कई सारे मार्कर्स को एनालाइज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसको मल्टी पैरामेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं। तो मैंने पहले क्या बताया कि इसमें कई सारे सेल्स एक साथ एनालाइज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इट इज़ रैपिड एंड क्वांटिटेटिव। दूसरा, इसमें एक साथ कई सारे मार्कर एनालाइज़ करते हैं, दैट इज़ मल्टी पैरामेट्रिक। तीसरा, अगर सेल्स की पॉपुलेशन हेटेरोजेनस है, जैसे कि उसमें लिम्फोसाइट है, बेसोफिल्स है, अलग-अलग है, तो हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर चौथा, लाइव और वर्सेस अपोप्टोटिक सेल्स में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनेक्सिन वी। और फिर उससे होता क्या है कि हम लोग जो कैंसर पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर हमें करना है तो हम फ्लो साइटोमीटर की मदद से कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें जो है हमेशा फ्रेश सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये जो फ्रेश सैंपल होता है कई बार लिमिटेड रहता है, तो इस वजह से जो टेस्ट है वो लेस रिलायबल हो जाता है। प्लस इसमें क्या होता है कॉस्ट बहुत लगता है और एक्सपर्टीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। ये हर लैब में और हर जगह नहीं होता है। फिर इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए कोई बहुत ही एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट या साइटोमेट्री के बारे में जानने वाला चाहिए होता है। और बात करें तो ये जो है डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये प्रोग्नोसिस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्नोस्टिकेट करता है। फिर अगर हम बात करें फ्लो साइटोमीटर में नया क्या आया है, तो अभी हमने पढ़ा कि एक होता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो होता है लिक्विड बायोप्सी के लिए होता है। ये एक तरीके से किसी भी बैक्टीरिया, वायरस की पूरी कुंडली को देखना होता है, पूरे जीनोम को देख लेते हैं। तो इसके साथ हम फ्लो साइटोमीटर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन विथ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फॉर लिक्विड बायोप्सी। दूसरा, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स जो होता है, वो भी एक तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल मैलिग्नेंसी के केस में। तीसरा, अगर हमें 10 से ज़्यादा पैरामीटर एक साथ अगर यूज़ करना है तो हमारे पास बहुत सारे कलर्स होने चाहिए। तो मल्टी कलर फ्लो साइटोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ मोर देन 10 पैरामीटर्स। और इम्यूनोथेरेपी रिस्पॉन्स मॉनिटरिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें मार्कर जो है सेल्स के ऊपर जो मार्कर है उससे हम एसेस कर सकते हैं कि वो सेल्स है या नहीं है।